corner of the world to other corner of the world, या from one nation to other nation, either through trade, either through culture, through import, through export, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर हम लिंक करते हैं, और थ्रू कम्युनिकेशन, इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. सी बात ना करें, लिंकिंग ऑफ पीपल, linking of people of one corner of the world to other corner of the world, ठीक है, from one nation to other nation, either through migration. ऐसा किसकी वजह से हो सकता है कि कोई कनाडा में जाके बस गया, कोई यूएसए में बस गया, कोई पाकिस्तान में बस गया. Either through migration, through culture, through trade, import, export और communication, या संचार माध्यम. कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, इस कॉल्ड, ठीक है, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं. ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, वैश्विक ग्लोबलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज in ancient time, वन पॉइंट 3 तक कराएंगे क्योंकि उतना ही आ रहा है. इन एंशियंट टाइम ग्लोबलाइजेशन वाज नॉट सो इमर्ज, इतना व्यापक नहीं था. इमर्ज का क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन was not so emerged, ठीक है. However, it is now emerged. ये पूरी तरीके से कैसा हो गया है, emerged, highly emerged. तो जो एंशियंट पीरियड है हम उसको कह सकते हैं प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड. एंशियंट पीरियड को क्या कह सकते हैं, तो एंशियंट पीरियड कैन बी टर्म्ड एज प्री ग्लोबलाइजेशन पीरियड. क्योंकि कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं था, इवन और भी समस्याएं थी ना, माइग्रेशन था, कल्चर होता था लेकिन एक दूसरे के माध्यम से. अगर दिल्ली से भी आता था औरंगजेब राणा प्रताप पर हमला करने तो घोड़े पे चढ़ के आता था. दिल्ली से राजस्थान जोधपुर घोड़े से आ रहा. तो इट इज प्री ग्लोबलाइजेशन. अगला देखिए, नाउ जो नॉर्मल वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लोबल वर्ल्ड. इसे मैं ग्लोबल वर्ल्ड क्यों कह रहा हूं, बिकॉज नाउ ग्लोब इज ए वन फैमिली एंड वी आर सो कनेक्टेड दैट जो नॉर्मल वर्ल्ड है, पहले हम इसे वर्ल्ड कहते थे, वर्ल्ड है ये संसार इतना बड़ा, लेकिन ये ग्लोब है. अब यहाँ से कहीं भी कम्युनिकेशन करना, व्हाट्सएप पे ही बात हो जाती है, यूएसए में करना चाहो तो इस तरीके से. नाउ इट इज ए ग्लोबल वर्ल्ड, इट इज कंसीडर्ड एज ए ग्लोब, ए सिंगल फैमिली, ये माना जा सकता. ठीक है कि नहीं. आगे देखिए,
एंशियंट, बात ना करें, इन एंशियंट टाइम लोग क्यों ट्रेवल करते थे? दैट इज ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस फॉर व्हाट? ट्रेडर्स भी ट्रेवल करते थे, ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स एंड इसके अलावा और कौन करते थे? प्रीस्ट्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। किस लिए करते थे? ट्रेडर्स तो व्यापारी हो गया, पिलग्रिम्स का क्या मतलब है? अब जैसे यहाँ के देखो पूरी दुनिया में मुसलमान होंगे, लेकिन उनका पिलग्रिम तो मक्का और मदीना और काबा होगा, वहां जाएंगे। प्रीस्ट किस लिए जाएंगे? वो प्रचार करेंगे अपने धर्म का। जो मान लीजिए ईसाई हैं तो क्रिश्चियंस क्या करेंगे? अपने धर्म का प्रचार। बुद्धिस्ट क्या करेंगे? तुमको मालूम है अशोक ने अपने बेटे राहुल और पुत्री संघमित्रा को कहाँ कहाँ भेजा था? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और कहाँ सभी जगहों पर भेजा, और सब जगह बौद्ध धर्म का प्रचार कराया कि नहीं, कलिंग युद्ध के बाद। तो उसने क्या किया बताइए? दैट टू स्प्रेड रिलीजन, ओन रिलीजन। क्रूसेड्स क्यों हुए हैं? बताओ दुनिया में क्रूसेड्स क्यों हुए हैं? नहीं, धर्म युद्ध। इजराइल पर सब वहीं, जीसस क्राइस्ट का भी वही है। वहीं पर आप देखो तो वहीं पर ही घोड़े पे चढ़ के मोहम्मद साहब स्वर्ग चले गए थे, तो वो उनकी भी वही जमीन है, इजराइल में, जेरूसलम। अब वहीं पर मूसा भी हुए। मूसा क्या हुए बताओ? मोसेस जानते हो? तो मोसेस का क्या आइडियोलॉजी थी रिया बताओ? नहीं, कुछ थोड़ा धर्म के बारे में नहीं जानते आप? बताओ। चलो, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा क्रूसेड्स किस लिए हुए बताइए? इजराइल पर कब्जा करने के लिए। मुस्लिम वर्ल्ड 200 करोड़ लोग हैं, इजराइल चाहता, क्योंकि वो उनका तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वहीं से मोहम्मद गए थे, हमको वो जेरूसलम चाहिए। सारे क्रिश्चियन दुनिया में 300 करोड़ क्रिश्चियन इजराइल चाहते हैं। इजराइल मिल जाए तो नंबर 1 बन जाए, क्योंकि उसी जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। बेथलेहम में जन्म हुआ था, जेरूसलम में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहीं क्रूसिफाइड हुए। जेरूसलम चाहिए सब। मोसेस, ज्यूस को क्यों जेरूसलम चाहिए बताओ? ये ज्यादा अच्छा कह रही वही जो उनका स्टार ऑफ डेविड, जो सुल्तान की चौथी दीवार है, बाकी से सब तोड़ ताड़ दी गई। वो चौथी दीवार वहां पवित्र दीवार मौजूद है, बाकी सब तोड़, एक दीवार बची है, दैट इज वेस्टर्न वॉल। बहुत जानकारी रखती है, सब पूरा बता देना। तो इस तरीके से ज्यूस का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, मुस्लिम का। तो हमने क्या देखा बताओ? पिलग्रिम्स जाते थे किस लिए? फॉर पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए। तीर्थ यात्री क्यों कहीं जाएगा बताओ? प्रीस्ट किस लिए जाएगा? स्प्रेडिंग रिलीजन, धर्म के प्रचार के लिए। और ट्रेडर्स किस लिए जाएंगे? पैसा के लिए। नाउ they move from one place to other place for knowledge, that is opportunities and spiritual fulfillment, यानी आत्मिक शांति के लिए। कहने का मतलब ये दुनिया ग्लोबल क्यों हुई? सबके अपने अपने उद्देश्य थे। पैसा कमाने के लिए सब जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ लोग, सारे बुद्धिस्ट कहाँ जाते थे? सारनाथ, आपको मालूम है, ये सब इंडिया में ही है। बिहार में उनका स्तूप है, सांची का बौद्ध स्तूप, वहाँ पे सब आते थे कि नहीं? तो सबके अपने अपने जो रिलीजियस हेड हैं वो जहाँ होंगे वहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखो। तो इस तरीके से पहले भी था, पहले ऊँटों पे सवारी कर करके आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ती चली गई। अब ये जो पर्सन्स हैं, ये ट्रेवलर साथ में क्या लाते थे? क्या सिर्फ चल देते थे कि कुछ लाते भी थे? सो दीज ट्रेवलर्स कैरी गुड्स, ये सामान भी लाते थे साथ में। स्किल्स, इनके पास कुछ स्किल्स भी थे, कुछ आइडियाज भी थे। आइडियाज भी लाते थे। एंड मनी, इन्वेंशंस, मनी भी साथ में लाएंगे। कुछ इन्वेंशन है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा इन्वेंशन भी।
इन्वेंशंस एंड जर्म्स एंड डिसीजेस। जो यूरोप के लोग थे वो अमेरिका चले गए। क्यों चले गए बताओ? क्योंकि वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेस थे और वहां के जो लोग थे वो क्या कि बहुत थोड़े लोग थे, कबीले वाले लोग थे। यूरोप में जो आबादी बढ़ती चली जा रही थी, अगर आप देखेंगे 1875 में वहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था बहुत ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जब वो लोग गए, कहाँ चले गए बताओ? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो वो इन लोगों के पास प्लेग और दूसरी बीमारी थी, वहाँ वो गए तो खुद तो इम्यून हो चुके थे। वो क्या कर इनॉपरेशंस लेकर के, वैक्सीनेशन लेकर के, वैक्सीनेशन आ गया था। आपको मालूम है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन आ चुके थे। तो वो कौन है जिन्होंने इसकी खोज की? क्लास 8 में उनका नाम भी दिया ना चिकन पॉक्स के, दैट इज जिन्होंने भी नाम दिया, ठीक है? हाँ, एडवर्ड जेनर ना। तो अब ये लोग यूरोपियंस ऐसे थे, यूरोपियंस हो गए थे इससे इम्यून, वहां जाते ही उन्होंने बीमारी फैलाई, वहां के लोगों को मार दिया, खुद राज कर लिया। इनके संपर्क में आने से ही वहां के लोग मर गए, क्योंकि ये इम्यून थे, उनको वैक्सीन दी ही नहीं, मरते देखा, बोले मर जाए तो राज करें। आज वही जो रेड इंडियंस कहलाया करते थे, वहाँ 5% बचे, 95% साफ हो चुके इन्हीं बीमारियों की वजह से। और अब बोलो अमेरिका में किनका राज है? यूरोपियंस। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब हम इन्हीं सब चीजों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से देखेंगे कि विश्व में ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, पूलिंग कैसे हुई, एक देश ने दूसरे देश पे कब्जा कैसे किया, ये सब चीजें देखो। लेकिन उद्देश्य तो यही थे, कोई कहीं जा रहा है तो सामान लेके जा रहा है, स्किल भी, इन्वेंशन से एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे बताओ? लोगों के द्वारा ही तो गए। अगला देखिए, इसी ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया पर, तुमको मालूम है दुनिया पर राज करने में सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर क्या रहा? रिलीजन की इन्वेंशन की, मनी की, पावर, इन्वेंशन। भाई आप ये देखिए कि स्टीम इंजन का किसने आविष्कार किया बताओ? जेम्स वाट ने 2000 पेटेंट अपने नाम करा। स्टीम इंजन का किया था, केटली पे पत्थर रखा था, वो बार बार उठ जाती थी, फिर उसका केटली का जो वो मुंह था उस पर भी प्लास्टिक डाल दी थी, कुछ डाल दिया था कैप में, तो उसकी टक्कर बोली ये तो बड़ा पावरफुल है। स्टीम इंजन का भी आविष्कार हुआ लंदन में, और स्पिनिंग जेनी भी कर डाली। स्पिनिंग जेनी में एक साथ 1000 कॉटन के थ्रेड निकलते थे, 1000 सूत काटती थी, जहाँ तकली सिर्फ एक सूत काटती है, और स्पिनिंग जेनी से चरखा से एक सूत करता है। तो अब वहाँ जो मैनचेस्टर बन गया, वो क्या बन गया बताओ? हब बन गया। वहाँ मिनटों में फैब्रिक बन रहा है, मिनटों में कपड़े निकल रहे हैं। तो अब बताओ उनके यहाँ जब फैब्रिक बन गया तो उनको क्या कॉटन नहीं चाहिए, रॉ मटेरियल, उनको कोयला चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जगह जगह रेल बिछाई कि सब जगह सारे, जैसे एक टाइम पे तुमने प्रोवर्ब सुना होगा, ऑल रोड गोज टू ब्रिटेन, यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एंड ऑल क्रॉप्स, ठीक है, आर कल्टिवेटेड टू फीड द बेलीज ऑफ ब्रिटिशर्स, यही पढ़ना है। क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होगा तो सारी दुनिया में सिर्फ इसीलिए उगाया जाता था। और क्या उगाया जाता था कि ब्रिटिशर्स खाते क्या, उनका पेट भरने के लिए उगाते। तो बोलो बात समझ आ गई? फिर इसका क्या मतलब है कि सारी दुनिया में ब्रिटेन ने क्यों राज किया बताओ? वहां इन्वेंशन हो गए थे। कौन से 2 इन्वेंशन हो गए थे? एक तो हो गया था ट्रेन का, और दूसरा ब्रिटिश वाज एडवांस, उसने सब जगह जाके लेट मी एक्नॉलेज यू, चलो मुझे तुम्हें ज्ञान देने दो, तुम सब असभ्य हो। दुनिया उसके झांसे में आ गई, अरे ये ज्ञान देने आया है, वो तो तुम्हारा सब कोलोनाइज करने आया था, औपनिवेशवाद। तो सारा तुम्हारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल लिया, 2 रुपए में लिया, 200 रुपए की टी शर्ट तुम्हें बेची, उसका तो मशीन लग गई थी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इट इज द इन्वेंशन विच ओवर पावर द वर्ल्ड, ठीक है। और इस वजह से सब जगह ब्रिटिशर्स की जहां हुकूमत थी उसको ब्रिटानिया या बरतानिया की हुकूमत कहते थे, और वही ब्रिटानिया के नाम से आजकल बिस्किट चल रहा है। तो ब्रिटानिया किस लिए वो दिखाते थे, पूरे ग्लोब में दिखाते थे कि ब्रिटिश की हुकूमत है, उसी को तो ब्रिटानिया कहते हैं ना। अब जरा देखो, हेलो, हाँ जी,
5:30। हाँ, किसकी मदर बोल रही? चलो अब देखो, नेक्स्ट इज in present time we have many evidence which can be traced, tracing globalization in किस ईरा में? प्री ग्लोबलाइजेशन ईरा। ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि इन अर्लियर पीरियड या प्री ग्लोबलाइजेशन एरिया क्या था? ग्लोबलाइजेशन ईरा। तो देखो, पैसा होता है, एक पैसे में 4 कौड़ी, एक कौड़ी में 4 दमड़ी, 4 दमड़ी में एक फूटी कौड़ी, ये सब तो तुम लोग जानते हो। तो अब उसमें क्या होता है, वो जो समुद्र में निकलती है ना, वो कौड़ियाँ कहलाती हैं। कुछ ऐसे नेल्स निकलते हैं कि नहीं पता है तुम लोगों को? तो इस ये चीज़ है कौड़ी, ये देखो। इससे वो लोग व्यापार करते थे, कौड़ी और दमड़ी से। समझ आए? तो इसको कहते हैं ये दमड़ी। तो एक दमड़ी में 4 फूटी कौड़ी, एक ऐसे रेट तुम्हें दिखा देंगे इसमें। समझ आई बात कि नहीं? सो दीज आर नोन एज कौड़ी एंड दमड़ी। इनको क्या कहते थे? वो कहना चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए ना। या फिर ऐसा भी प्रोवर्ब सुना होगा कि एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, ऐसा बोला है कि नहीं? हम तुमको ये सब इसी से बने। तो दीज आर द प्रोवर्ब्स। समझ आई बात कि नहीं? सो बात समझ आ गई कि नहीं? तो दीज आर द शी शेल्स। तो एक टाइम पे इससे भी व्यापार होता था, फिर इसके बाद कॉइन आ गए। तो ये देखो, शी शेल से व्यापार होने लगा। ओके, इसी को कौड़ी या दमड़ी भी कहते हैं, अलग अलग इनके नाम। ये सब कौड़ी दमड़ी। समझ में आ गई ना बात? चलो, सो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि चलिए, इन प्री ग्लोबलाइजेशन ईरा क्या होता था बताइए? दैट इज शी शेल्स आर यूज्ड एज ए करेंसी। शी शेल्स आर यूज्ड एज करेंसी बाय ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के द्वारा शी शेल्स यूज किया जाने लगा। आगे देखिए, फॉर डिफरेंट ट्रेड्स। फिर ये देखिए, नाउ आफ्टर दैट जगह जगह सिक्के ढाले जाने लगे। तो उसके लिए जो उनकी टकसाल में ढले हुए जो सिक्के थे, तो जो उनका सिक्का था वो देखें हम लोग, जो मुगल कालीन, ये मुगल कालीन। अब ये देखो, मुगल देखो, मुगल का सिक्का। तो फिर वो लोग क्या करने लगे? इस तरीके के सिक्कों का ये देखो बिल्कुल ढले हुए हैं, ऐसे टिकला टिकला करने। ओके, ये देखिए, इसको क्या कहते हैं? These are mint coin, ये ढाले हुए सिक्के। These are known as, इधर तो नहीं करना सब, बहुत कॉस्टली सिक्के। चलो अब आगे देखें। चलिए, नाउ उधर भी आप लोग देख लीजिएगा, पुराने प्री, ये 1600 साल पुराने सिक्के हैं। चलो
let us see that अब देखो so ओके देख लिया आप लोगों ने, तो आगे बढ़ें। इंडिया की 19वीं सेंचुरी में इंडिया के लाखों लोगों को एज ए इंडेंचर लेबर भेजा गया था। 19वीं सेंचुरी फूड ट्रेवल स्कैर्सिटी एंड so that is, let us understand the Silk Route link of the world. So Silk Route, in earlier period it was very risky to travel via sea, क्योंकि सी बहुत अनसर्टेन था और लोगों के पास नेविगेशन के लिए कोई बहुत ये मैग्नेटिक कंपास या कुतुबनुमा नहीं होती, ठीक है कि नहीं? तो कुतुबनुमा कोई मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। सो इट वाज नॉट देयर फॉर डायरेक्शन फाइंडर। तो लोग कैसे ट्रेवल किया करते थे? ऊँटों के रास्ते एक प्री डिफाइंड रूट था, उन्हें मालूम था इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पहुँचोगे, वहाँ पहुँचोगे, उसी से जाते थे। वो रूट क्या कहलाए बोलो? दैट इज नोन एज सिल्क रूट। सो इन बोलो सभी जगह था। वास्तव में ये माउंटेनियस रेंज से भी कहीं कहीं कुछ माउंटेन्स को भी क्रॉस कर रहा है, कुछ रेगिस्तान है। ये इट हैज ट्रेसेस फ्रॉम चाइना। अच्छा, चाइना से ये चीज क्या लाता था बताओ? सिल्क। इंडिया में जो कॉटन लेता था नॉर्थ से और साउथ से लेता था स्पाइसेस। वास्तव में जो बात है कि चाइना से पॉटरी, चाइना के लिए जानते हो चीनी मिट्टी के बर्तन, और सिल्क यहाँ से लिया। यहाँ से क्या लिया बताओ? कॉटन के कपड़े, और यहाँ से सब ये स्पाइसेस। तो सबसे ज्यादा केरला या तमिलनाडु ये मसाले के मामले में बहुत अच्छे हैं। इन सब से लेके किसको सप्लाई करता था? यूरोप। दैट इट गोज टू यूरोप, और यूरोप से बहुत सारा सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स वो इंडिया आते थे। उसके बदले में वेस्टर्न कंट्रीज इनको क्या देते थे बताओ? दे गिव देम द मनी। मनी का मतलब गोल्ड या सिल्वर देते थे कि नहीं देते थे? तो ये जो चीज कहलाती है, हम लोग जो ईस्टर्न में हैं उन्हें कौन सा वर्ड कहते हैं चंद्रशेखर? वी आर नोन एज ओरिएंटल। हम क्या कहलाते हैं? जो चाइना है और इंडिया ये सब क्या कहलाते हैं? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पढ़ा है? ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो हम लोग ओरिएंटल हैं, और जबकि वो कौन से कहलाते थे? वेस्टर्न। दे आर कॉल्ड। तो वेस्टर्न सोसाइटी, ओरिएंटल वाज द सप्लायर, जबकि ये यूजर था और उसके बदले में वो हमको देता था। एंड दिस ऑल ट्रेड वाज वाया सिल्क रूट, एज द सिल्क वाज द प्राइम प्रोडक्ट या प्राइम ट्रेडिंग कमोडिटी व्हिच वाज एक्सचेंज थ्रू दीज रूट्स। दैट्स व्हाई दिस रूट इज नोन एज सिल्क रूट। समझ में आई बात कि नहीं? आप इसके ट्रेसेस देख सकते हैं, ये ऊपर तक भी जाता है। तो बहुत ऊपर जाओगे यहीं पर, ये यहाँ पर स्पेन भी आएगा अभी आगे चल के। तो स्पेन से इसी रूट के थ्रू वो बटाटा था, वो यहाँ आया, पोटैटो, फिर उसी को बटाटा वड़ा कहा जाने लगा बम्बई में। कहीं कहीं और भी बटाटा बोलते हैं पोटैटो को। तो अब जरा एक एक चीज देखें। सो इन चलो नाउ in earlier time there was, ठीक है, no sea routes। सी रूट्स नहीं थे। ये करीब करीब हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। वी आर एट
देखो 3000 BC, ये बहुत पीछे की बात है। हम 2000 AD में चल रहे हैं, तो समझो 3000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के भी 3000 साल पहले जो सनातन कल्चर है वो 7000 साल पुराना माना गया है। समझो इस टाइम में, यहाँ देखो दिस इज, ये बताओ ये BC है और ये AD है। BC, अब BC से AD के बीच में है, दैट इज 40 ईयर्स। कितने हैं? 40 ईयर्स की कोई काउंटिंग नहीं है। ये बिफोर क्राइस्ट है, ये आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, इस पीरियड को काउंट नहीं किया जाता। सही है? तो ये कौन सा इसके इधर है, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। और इसको क्या माना जाता है? 40 साल के बाद उन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया था, तो ये क्या माना जाएगा? आफ्टर डेथ। उसी को एंडोडोमी बोलो, आफ्टर डेथ के बाद ना। अब ये देखो बिफोर क्राइस्ट, और अभी हम कहाँ पे बताइए? 2024, ये है 600 BC। 600 BC में क्या हुआ बोलो? 600 BC में हुआ बौद्ध धर्म का उदय। कौन सा बोले? बुद्धिज्म। अच्छा 560 BC में क्या हुआ अमन? ये ठीक है, दैट इज जैनिज्म, महावीर स्वामी। सही। अच्छा 500 AD में क्या हुआ? ये ठीक है, मुस्लिम। 1500 साल पुराना है पैगंबर, दैट इज प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद। अच्छा ये बताओ इस पॉइंट पे क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट का है ना पूरा। तो ये क्रिश्चियनिटी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है और ये 560 BC बिफोर क्राइस्ट हो गया। अच्छा इसके पहले यहाँ आ जाए 700 BC। तो 700 BC में क्या है? ये ज्यादा अच्छा बताते हैं, मोसेस। बहुत बड़ी बात है। मूसा, मूसा ईसा मोहम्मद। मोसेस क्या है? ज्यूज मानते हैं। इतना बड़ा कमरा होता है उनका सिनेगॉग। गए होगे तुम लोग केरला में या दिल्ली में कभी? सिनेगॉग तो गए ही होगे, आपस में एक दूसरे के धर्म में। उसमें खिड़कियां बनी हैं और सब खिड़कियों के बाहर खड़े होकर बस ऐसे खड़े हो जाते हैं, अंदर कुछ नहीं रखा। वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। जैसे छठी मैया की पूजा होती है वैसे वो प्रकृति की पूजा कर। तो मोसेस ने क्या बताया? किसकी पूजा करो? नेचर की। और इन सब के जो लिंक है वो अब्राहम माने जाते हैं। तो अब्राहमिक रिलीजन है। अगर तुमसे कोई अब्राहमिक रिलीजन कौन कौन से हैं तो बोलना ज्यूज, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। बोलो सही है? इन तीनों कई जो एक सबसे बड़े थे वो अब्राहम माने जाते हैं। सही है? चलो हम बात कर रहे हैं 3000 BC। 3000 BC की क्या बात है बोलो हमारा? ये सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सिल्क रूट। बहुत बड़ी बात कहते हैं। अच्छा इन्होंने कहा कि सर सिल्क रूट अभी तो आपने वहां पर दिखा दिया था, और 5000 BC तुमने क्या बताया था अमन? सनातन धर्म। ये लोग मानते हैं लेकिन सनातन धर्म और भी पुराना है। दैट इज, अब आप समझ लो कि दीपावली आने वाली है, तो उसी में जो सतयुग है, सतयुग में राम आए दीपावली के दिन, तो दिए जला जा रहे हैं। और त्रेता युग में वहां पर जो समुद्र मंथन हुआ और उसमें हुआ तो उसमें लक्ष्मी निकली उसी दिन। दो चीज एक ही दिन मनाई जा रही। तो सोचो युग अगर देखा जाए तो कितना कितना पुराना है। एक युग ही कितने कितने हजार साल का है। दो चीज हम एक ही दिन कर रहे हैं। कोई कहे लक्ष्मी जी की क्यों पूजा करते? त्रेता युग में लक्ष्मी निकली थी समुद्र मंथन में। फिर दिवाली क्यों मना रहे हो? उसमें द्वापर युग में युग। ऐसा मानते हैं कि नहीं? तो आप समझो सनातन लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि ट्रेसेस 7000 साल पुरानी हैं, लेकिन और भी पुराना हो सकता है। लेकिन अमन ने जो है वो टू द फैक्ट बात की, फैक्ट फाइंडिंग के साथ। इसलिए इन्होंने क्या माना? सनातन धर्म। अब चल हमने ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं ये बताना चाहता। तो तुम्हें अब मालूम पड़ गया ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो सिल्क रूट इज 3000 BC ओल्ड। बात समझ आ गई? तो
देयर वाज नो सी रूट्स बिकॉज इट वाज रिस्की। ये कैसा था बोलो? इट वाज ए सी ट्रेवल वाज रिस्की। और कैसा था? एंड नो नेविगेशनल फैसिलिटीज वर अवेलेबल। अभी जब तुमको चैप्टर पढ़ाएंगे ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां ये बात लिखी है कि मैग्नेट पहली बार कुतुबनुमा आया कब, मैग्नेटिक कंपास, तब रिलेट कर लेना इससे, वहां मिलेगा इसका। एंड नो नेविगेशनल फैसिलिटीज वर अवेलेबल। तो फिर क्या किया गया बोलो? So the traces of silk route, ठीक है, are the land routes which connect किसको किसको? ओरिएंटल वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अफ्रीका। So the traces of silk route, जिसको कि हम लैंड रूट भी कहते हैं, आप देख लो उसमें चलिए, that is land route connects। ये सिर्फ एक रूट नहीं है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ रूट। इसे क्या कहा जाएगा बोलो? दैट इज, अभी मैंने तुमको दिखाया था, क्या तुम्हें ये एक रूट लग रहा है? एक रूट थोड़ी ना है, देख लो ये कितने सारे रूट हैं। करते थे ट्रेड के लिए, तो हम कह सकते, ये देखो कोई एक रूट थोड़ी ना, कितने सारा है ना। इट इज ए नेटवर्क ऑफ रूट, कनेक्ट्स ओरिएंटल वर्ल्ड। ओरिएंटल वर्ल्ड का क्या मतलब है? दैट इज एशिया, ठीक है, और वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप एंड अफ्रीका। इट वॉज ए नेटवर्क ऑफ रूट। ऑस्ट्रेलिया किसमें आता है? ऑस्ट्रेलिया तो वो अलग ही चला गया इधर नीचे, वो एक अलग कंटिनेंट है, वो किसी में नहीं आएगा। 1 करोड़ आबादी और 10 डिजर्ट हैं अकेले ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही 90% लैंड बेकार है। एक टाइम पे उसकी 80% पॉपुलेशन इसलिए खराब हो गई थी, 80% लोग मारे गए क्योंकि वहां के राजकुमार को खरगोश पसंद था और वो यूरोप से ले आया। उस खरगोश ने ऐसी तबाही मचाई, एक खरगोश से 20 खरगोश, ऐसी पॉपुलेशन बढ़ी कि सारी दुनिया खरगोशों से डर गई। खरगोश खाना पसंद है, पालना पसंद था, उसने बैकयार्ड में छोड़ दिया, वो जंगल में चले गए और जंगल में जा करके उन्होंने उनकी सारी जो जमीन थी ना, उसके घास के अंदर जो जड़ थी वहां घुस घुस के जड़ भी खा ली और असली असली हरी भरी जमीन को रेगिस्तान बना डाला। आज वहां 10 रेगिस्तान। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऐसे वायरस उत्पन्न किए और एक खरगोश में इंजेक्ट किया, एक से दूसरे में सब मर गए। दुनिया ने बोला तुम जानवरों को मार, उसने कहा चुप रहो, हम मर रहे तो कुछ नहीं, तुम जानवर आ गए ना, जानवर प्रेमी भी रहते हैं, ऐसे फिर मारे। तो समझ में आया? इट वॉज ए नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क था? नेटवर्क ऑफ रूट्स, जाल था। रूट ये क्या बताइए? नेटवर्क ऑफ रूट्स, जिससे क्या क्या बोलो ट्रेड किया जाता था? थ्रू विच सप्लाइज, दैट इज चाइना क्ले पॉट, चाइना अलग अलग जगह का नाम देखो, चाइना क्ले पॉट एंड सिल्क फ्रॉम चाइना। वहां से ये चीज होती थी, दैट इज। और देखो कॉटन, सबसे अच्छा मलमल भारत का था। कॉटन फ्रॉम इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से कॉटन जाता था। द बेस्ट मसलिन कहाँ का था दुनिया में? इंडिया का, और वो भी कहाँ का? नॉर्थ इंडिया। इसी पे गाना बनाया, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी हो, लहर लहर लहराए। ये सुना है कि नहीं? तो
अब ये देखो, तो इन अवर नॉर्थ इंडिया सबसे अच्छा कॉटन और साउथ से द स्पाइसेस एंड स्पाइसेस फ्रॉम साउथ इंडिया टू यूरोप। इतनी बात समझा गई। और यूरोप में ऐसी कोई चीज नहीं थी, यूरोप सिर्फ एडवांसमेंट का था, बताओ ठीक है। इस तरह से कहा जाता था कि सिल्क रूट वाज द प्राइम रूट टिल 15th सेंचुरी। क्या आप मुझे बताएंगे कि कितने साल तक ये सिल्क रूट एक प्रमुख व्यापार का रास्ता रहा? अगर मैं 15th सेंचुरी बोल रहा हूं तो कितने साल तक रहा? ये बोलो, हर चीज देखो कहां से कहां बजे। आप इनकी टेक्निक देखो, जब मैं कह रहा हूं 15th सेंचुरी, इन्होंने तुरंत दर्शनी तो 4500 साल हो गए। आप ये देखो यहां से ले रहे हैं, इसी यही तो अरविंद है। समझ नहीं पाए, समझ आया? फ्रॉम साउथ इंडिया टू यूरोप एंड इन टर्म यूरोप क्या करता था? गिव्स मनी। यूरोप में कोई ऐसा उत्पादन नहीं था ना, तो अब देखिए आगे की चीज, इन सबको नोट कर लो, बस यही तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अलग से कुछ नहीं, इन्हीं में क्वेश्चन छिपे हैं। इट वाज प्राइम रूट। कब तक प्राइम रूट रहा बोलो? यहां से 15th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी, समझ आया? ये तो मालूम होगा कि 1530 में बाबर आया था, बाबर के आने से जस्ट पहले 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उससे पहले तक की बात है। समझ आया? That means it was a prime route till 15th century। सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन कब आया बताओ? ये एक्सचेंज और ग्लोबलाइजेशन का। इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस। चलो अब देखो, यहां तक बात हो गई कि टिल 15th सेंचुरी इट वाज द प्राइम रूट एंड मैनी रूट्स। तो आपको ये बता दिए क्या क्या चीजें आती थी। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर वर फ्लोइंग। इनकी फ्लूइडिटी कहां से कहां तक थी? वर मूविंग फ्रॉम यूरोप टू ओरिएंटल वर्ल्ड, एशिया एंड यूरोप गिव्स, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। मिंटेड कॉइन। मिंटेड कॉइन का क्या मतलब है बोलो? ठीक है, इन ल्यू ऑफ इट, इसके बदले में ढाले हुए सिक्के, टकसाल में। मिंट जानते हो, जहां कॉइन को ढाला जाता है। अभी तुमको ढाले हुए सिक्के नहीं दिखा कितने मोटे मोटे, वही तो हैं, दैट इज ढाले हुए सिक्के। इनके बदले में वो देता था मिंटेड कॉइन इन प्लेस ऑफ इट, या ल्यू। ल्यू समझ रहे हो कि नहीं? इसके बदले में, ये नहीं पता चला, इन ल्यू ऑफ इट, इसके बदले में देता था। सही है, लिख लेना इसके बदले में, या इन प्लेस ऑफ इट लिख लो। As the silk was the prime commodity moving through this routes, that's why it is known as silk route। क्योंकि उन्होंने शहतूत के पेड़ों से या मलबरी की पत्तियों से रेशम के कीड़े उगाना और उसके प्यूपा से रेशम बनाना सीख लिया। इस वजह से चाइना इसमें नंबर 1 था। पेपर भी सबसे पहले चाइना में आया। प्रिंटिंग प्रेस तो तुम लोगों ने 8th में पढ़ ली होगी। चाइना में सबसे पहले आया, और सिल्क। दो चीज देखो। नाउ अब देखिए, नेक्स्ट इज
नाउ सो मैनी गुड्स ट्रेवल थ्रू दिस रूट, ये तो तुम्हें मालूम हो गया। एज सिल्क वॉज प्राइम कमोडिटी moving through this route, so इसलिए इट इज कॉल्ड, पूछा जा सकता है क्यों सिल्क रूट है, सिल्क। अब जरा देखो, इसलिए इसको सिल्क रूट कहते हैं। तो तुमको ये तो पता चल गया सनातन धर्म का कोई ये नहीं कहा जा सकता है, इसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है। क्या कोई पैगंबर है सनातन धर्म का, या किसी ने इसकी स्थापना की, कोई संस्थापक है? जो लोग नॉर्डिक आर्यंस थे, जो चले गए जर्मनी, और कुछ आर्यंस यहाँ आ गए, तो उनको हिमालय ने सपोर्ट किया, वहीं पे तपस्या करने लग गए, उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोग उनमें बहुत ज़्यादा तपस्वी हो गए, वेद व्यास जैसे, उन्होंने महाभारत जैसी एपिक लिख डाली। समझ में आई कि नहीं? तो ऐसा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब जो डिफरेंट रिलीजन है उसके क्रूसर्स के बारे में भी जान लो, कि एक तो यहाँ से सनातन धर्म निकला, लेकिन सनातन धर्म के बाद एक हमने बताया था तुमको अब्राहिम, ये कौन से रिलीजन बोलो? अब्राहमिक। अब्राहम कहते थे एडम एंड ईव, जानते हो आदम और हव्वा। एडम एंड ईव का मतलब एक फॉरबिडन एप्पल खा लिया था उन लोगों ने, तो दैट इज एडम एंड ईव की कहानी। तो अब्राहमिक रिलीजन में सबसे पहले कौन हुए बोलो? मोसेस। मोसेस को क्या कहते हैं? मूसा। और ये किसकी उपासना करवाते थे? नेचर की। सारे मेन रिलीजन बता दे रहा हूँ। अच्छा, जो सनातन है, सनातन में ही एक आगे निकल गया, कौन सा निकला बोलो? दैट बिकम्स एज, अभी ये ऋषि देखो, बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म के बाद फिर और आगे चल गए जैनिज्म, और जैनिज्म के आगे सिखिज्म। तो तुमको ये पता होना चाहिए सनातन से कौन कौन से निकले हैं। इन सब की प्रीचिंग से एक जैसे ही, तो ये सब सनातनी धर्म है। और जो कुछ नहीं बने, जो सनातनी मानते रहे, वो हिंदू कहलाए। आगे और धर्म बनते गए, क्योंकि एक गौतम बुद्ध हो गए, जो सिद्धार्थ हो गए, और दूसरे और महावीर स्वामी, ये दोनों राजा के बेटे थे। वो अलग अलग जंगलों में जाकर उन्होंने उपासना की और तपस्या या आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है कि नहीं? गुरु नानक के बारे में तो आप लोग जानते हुए, रिसेंट ही हुए। यहाँ की बात करो, मोजेस समझ गए? मोजेस को मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी, ज्यूज। वो कहाँ पूजा करते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था। ये ठीक है, सिनेगॉग, हर चीज तुम जानते हो। बहुत बड़ी बात, इतना बड़ा कमरा होता है, उसमें खिड़कियां होती हैं, और वो बस ऐसे हाथ में रहते हैं, प्रकृति की पूजा किया करते। बात समझाई? मोजेस को मानने वाले क्या कहते हैं? मूसा को मानने वाले बोलो ज्यूज। तो इनके फॉलोवर ज्यूज कहलाते हैं। और उनको क्या कहते हैं बोलो? यहूदी। क्या कहेंगे? यहूदी। सही है। ये गुरुद्वारा में पूजा करेंगे। जैनिज्म का देख लें, बुद्धिज्म है, तो इनके अपने मठ होते हैं और उनके टेम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो पैगोडा भी कह सकते हैं। देखो, ज्यूज के आगे देखिए, अब मोजेस के आगे कौन है बोलो? मोजेस के आगे हुए जीसस, जीसस क्राइस्ट। इन्होंने बोल दिया मैं भगवान का पुत्र हूं। तो ये इनके मानने वाले बोले ऐसे कैसे तुम भगवान के पुत्र? चढ़ाओ इसको सूली पे। अपने को भगवान का बेटा कह रहा है, चढ़ा दिया सूली पे। लेकिन तभी इनके मानने वाले बहुत बढ़ गए दुनिया में, सबसे ज्यादा हो गए। सहानुभूति की लहर होती है ना, देखो इनको चढ़ा दिया सूली पे। मानते थोड़े थे, लेकिन धीरे धीरे जिसको दुख होता था वो इनके पास जाते, तो इनके धर्म का प्रचार भी हुआ। इनको मानने वाले क्या कहलाते? और क्रिश्चियन कहाँ पूजा करते हैं? क्रिश्चियन चर्च में। अच्छा, अब देखो उसी में थोड़े ज्यूस क्या बन गए बताओ? थोड़े ज्यूस क्रिश्चियन बन गए। थोड़ा और समय बीता, देखो मैंने उसी टाइम लाइन बता रहा हूँ, कुछ बदला नहीं है टाइम। उसी में थोड़ा और आगे चले तो बताओ फिर कौन आए? प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद को मानने वाले क्या कहलाए? इस्लाम धर्म बताया ना, और मुस्लिम कहलाए, और इसको कहलाने वाले क्रिश्चियन कहलाए। ये चर्च में पूजा करते हैं। तो अब जरा देखो, इन्होंने कहा खुदा है, उनके अलावा कुछ कोई और नहीं, अल्लाह इला इल्लल्लाह मोहम्मद अल रसूल अल्लाह।
समझो, सिर्फ दुनिया में खुदा ही एक है और कोई खुदा नहीं है, और उनके रसूल मोहम्मद है, ये चीज बोलते हैं, दूसरा कोई बड़ा नहीं इस खुदा से। ये समझ आई? दैट इज, इसको कहते हैं इस्लाम। इस्लाम में अब मोहम्मद मर गए, इनको किसी ने जहर दे दिया, तो जब ये मर गए, जहर दे दिया, गौतम बुद्ध को भी जहर दिया गया सब उसे, तो उनको परिनिर्वाण कहते हैं या महानिर्वाण। अब ये देखो, इस्लाम में जब ये मरे तो इनको मानने वाले इस्लाम थे, समझो इस चीज को, जिन्होंने बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताया। कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद ही बड़े हैं, यही तो खुदा के बारे में बता रहे थे। तो जिसने कहा मोहम्मद बड़े हैं वो शिया कहलाए, और जिसने बोला नहीं खुदा ही बड़े, मोहम्मद तो ऐसे आते जाते हैं। 1008 लोग आए थे बताने, ये 1008 लोगों की सीरीज मानते हैं पैगंबर, और इसलिए इन्हें लास्ट प्रॉफिट मानते हैं। वो क्या कह रहा है बोलो? सुन्नी। और ये क्या कह रहा है? शिया। समझो इस चीज को, सुन्नी किसको मानते हैं? ओनली गॉड। वो किसी के आगे झुकते ही नहीं है, वो जय हिंदुस्तान भी नहीं बोलेंगे, कहेंगे हम झुकें क्यों, हम भारत का नारा। ये सुन्नी है। तो ये क्या बोलते हैं? ओनली गॉड। और ये किसको मानते हैं? प्रॉफिट को। सुनो, दुनिया में 1.5 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं, तभी मैं बता रहा हूं। सुन्नी कहते हैं कि तुम तो सही तरह से लाइन पे आ रहे थे, तुम क्यों अलग हो गए? इराक, ईरान, सीरिया, इन सब में कौन रहते हैं? शिया। तो सुन्नी ने पिछले 20 साल में 40 लाख मुसलमानों को मार दिया। शिया। सुन्नी का उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया में सिर्फ सुन्नी रह जाए, सब खत्म हो जाए। लेकिन इनकी पहली प्रायोरिटी क्या है कि पहले सारे शिया को खत्म करो, क्योंकि ये पथ भ्रमित हुए ना, दैट इज डेविएटेड फ्रॉम। जब सारे शिया खत्म हो जाए फिर सारे क्रिश्चियन को खत्म करो। यही इनका ही उद्देश्य है। इन्होंने बम बनाना शुरू कर दिया। पहले इन्हें मारो, फिर किसे मारो बोलो? क्रिश्चियन को। जब तुम इनकी बुकलेट देखोगे तो पता चले, जब क्रिश्चियन मर जाए तो यहूदी को मारो, वो भी तो डेविएटेड हो गए। जब ये मर जाए फिर इनका नंबर आएगा, फिर हिंदू भी आ जाए। हम 6ठे नंबर पे आ रहे हैं इनकी प्रायोरिटी। कह रहे तुम रुको, अभी तुम्हें भी मारा जाएगा, लेकिन पहले सबसे पहले वो किसे मारेंगे? क्योंकि वो डेविएट हो गए। समझ में आ गया नहीं? धर्म युद्ध कैसा है? तो इसलिए कभी भी आप जाएं किसी इस्लामी या सुन्नी के पास तो अपनी प्रायोरिटी जान लें, आप किस नंबर पे हो। आप 6ठे नंबर पे हो मरने वाले। कहते तुम रुको, अभी हमारे बम खर्च मत कराओ। क्योंकि ये IAS में क्वेश्चन आया था कि अब्राहमिक रिलीजन कौन कौन से, तो कई बच्चों ने गलत कर दिया। तो अभी से बताएंगे तो थोड़ा तुम्हें याद रह जाएगा 10 साल। छठे पे देखो, इन तीनों को मारेंगे। सुन्नी सबसे पहले किसको मारेगा? शिया को। वो बोलेंगे कलमा पढ़ो, तो वहां पर कलमा पढ़ा जाएगा। अगर तुमने कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ जो है उसका तर्जुमा गड़बड़ कर दिया, बोले सर्तन से जुदा गो, यहाँ तक गो करा देते हैं सीरिया वाले, ठीक है। फिर उसके आगे फिर वो देखते हैं इन सबको कि भाई तुम्हारी सुन्नत और खतना है कि नहीं, कि वो पीनस का हिस्सा छिला हुआ है और जो वजाइना है वो सिली हुई है धागे से अच्छी तरह से, दैट इज तुम्हारा खतना हो चुका है। ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिनेट करते हो तब तो तुम ठीक हो, तब तो इस्लामिक गर्ल हो, वरना मरो, मार डालेंगे। जिस स्त्री का खतना नहीं है उसके खिलाफ फतवा, इसे मार डालो, और जिस पुरुष की सुन्नत नहीं है तो उन्हें मार डालो। बात समझाई? तो इसीलिए लोग मुसलमान को कटुआ कहते हैं। नहीं, एक जनरल नॉलेज के लिए तो चिल्लाता है। अब आगे बात समझाई? मतलब वो किस तरीके से लोगों को मार, ये मरेंगे फिर ये मरेंगे, जिनका खतना और सुन्नत नहीं मर जाएंगे, फिर कौन मरेंगे? यहूदी जो ये चुपचाप खिड़कियों में ना वो पढ़ते हैं, वो वेस्टर्न वाल वाले, ठीक है। उसके बाद ये फिर ये
इन सबका एक ही नंबर है, कहीं भी मत जाए, इनमें कोई को नहीं। समझ में आया? तो अब हम लोग क्या क्या बताइए, सिल्क रूट तुम्हें समझ में आ गया? सिल्क रूट से देखो वो चीज उसी के साथ में थी, टाइमलाइन बनी थी तो बता दी। नाओमी कैम्पबेल कितना मुश्किल से वो, जबकि विश्व सुंदरी है, उसको 4 साल में 5 साल में उसका क्या किया, खतना कर दिया गया। वो इतना बर्निंग सेंसेशन होता है, यूरिनेट नहीं कर पाती थी। फिर वो वहाँ गई, फिर उसने क्या किया, वो सब ठीक करा ट्रीटमेंट, उसका पता चला कोई उससे शादी नहीं कर रहा था, उसने क्रिश्चियन से शादी की, फिर विश्व सुंदरी बनी और वो रैंप पर बात की, उसने अपनी सारी दर्द भरी कहानी सुनाई, बगावत कर दी सीरिया से। नाओमी कैम्पबेल, वो तो तुम हिट है, तुम लोग का रोल मॉडल होगी, लेकिन वो क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। मॉडल तो है, ये रोल भी तो कुछ होगा। मतलब शी वाज ए फर्स्ट ब्लैक हु वाज प्रूव्ड टू बी मिस यूनिवर्स। ब्रह्मांड की सुंदरी, कितने कॉन्स्टेलेशंस, कितने गैलेक्सी की सुंदरी। नाओमी कैम्पबेल। तो अब हम लोग देखें Why it is called a silk route? तो इसे सिल्क रूट क्यों कहते हैं? चलिए आगे की बात समझो। ओके, नाउ उत्कर्ष, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। हाउ सिल्क रूट, ये एक अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन। That is Christian missionary, Buddhist missionary and Islamic missionary। ये तीनों अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए, हमने तीनों के बारे में बता दिया। यरूशलेम तीनों का मुख्य स्थल है, जो कि इस समय इजराइल में है, तो वो सब उसे लेना चाहते हैं। और उनके जो आपस में धर्म युद्ध हुए उनको क्रूसेड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रूसेड्स। चलो, तो मैं ये बता रहा हूं कि सिल्क रूट प्लेड द की रोल फॉर क्रिश्चियंस मिशनरी। बुद्धिस्ट तो समझते हैं ना, बुद्धिज्म अशोक के समय ही से ही बुद्धिज्म बढ़ने लगा था, और इस्लामिक, इन 3 चीजों को लिखो, बोलो। सिल्क रूट प्लेड ए की रोल इन, सिल्क रूट प्लेड की रोल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ रिलीजन बाई। तुम उत्कर्ष लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो कुछ? क्योंकि तुम्हारी स्पेलिंग छोटी छोटी गलत हो जाती है, कुछ भी लिखते हो गलत हो जाता है। ये कलम की ताकत है। रिलीजन बाय क्रिश्चियन मिशनरी, सिर्फ की पॉइंट ही लिखा रहा हूं इसलिए लिख लो, इसको पढ़ लो, इसमें सब हो जाएगा। क्रिश्चियन मिशनरी, मुस्लिम प्रीचर्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो मुस्लिम धर्म उपदेशक है, बुद्धिस्ट तो मॉन्क होते हैं, उनका अलग ही ड्रेस होता है। तो इन सब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। Okay, now they also moved to and fro, आगे और पीछे मूव किए, यहां से वहां गए, वहां से फिर यहां आए, ठीक है। They moved in a random manner for their spiritual fulfillment and promotion of their culture, कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, तुम लोग भी अपना अपनाओ। अगर कल्चर अपना लिया गया तो समझो वो टेरिटरी तुम्हारी हो गई। बात समझ आएगी नहीं? कोई अगर किसी के कल्चर, अगर आदमी अपना कल्चर छोड़ दे, दैट मीन्स वो टेरिटरी भी छोड़ देगा, तुम्हारे कल्चर से वो एफिलिएटेड हो गया है ना। तो ये यहां से वहां क्यों गए बताइए? दीज मूव्स टू एंड फ्रो। दिव्या, टू एंड फ्रो का क्या मतलब है? गए और फिर लौटे भी, या वहीं रुक गए। फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट,
आत्म शांति के लिए, फुलफिलमेंट एंड, ठीक है, प्रमोटिंग कल्चर, प्रमोटिंग देयर कल्चर भी हो सकता है, आइडियोलॉजी एंड जो भी उनके रिलीजियस हो। इट वॉज एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट। ये वाइब्रेंट रूट था जिसमें खूब तेजी से आदान प्रदान होता था। और ईरान को क्या कहते थे बताओ उस समय? तो दिस इज, अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही है ना, तो दिस यहाँ से यहाँ पे कहीं ईरान होगा, दिस इज यहाँ, इसको कहते हैं पर्शिया। क्या कहते थे? पर्शिया। और इसको कहते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी। इवन ईरानियंस मुस्लिम थे। अभी तुमको शिया बताया, ये है ईरान, और ये क्या है बोलो? इराक। और ये क्या है? ईरान। 20 साल इनके बीच, अभी युद्ध खत्म हुआ 2006, 20 साल तक चला। सिर्फ किस लिए? शिया सुन्नी के लिए। तो सब जो लड़ाई है पूरे अरब वर्ल्ड की शिया सुन्नी की है। अब जरा देखो, तो ईरान ने किसको खत्म कर दिया बताओ? यहाँ इतने, अभी तुम लोगों को मालूम भी होगा रतन जी टाटा मर गए, वो पर्शियन ही तो थे, यहीं के थे। यहाँ के 100% पर्शियन थे। जब इसने मारना शुरू किया 5% यहाँ आ गए। उनमें रतन जी टाटा और बिरला। सिर्फ आप समझ लो भारत में 5000 पर्शियंस हैं जो जोरास्ट्रियंस को मारते हैं। फारस जो पर्शिया, जो पारसी लोग होते हैं ना, जैसे उनका शरीर ऊपर रख दिया गया, उनको चील कौवे खा रहे रतन जी टाटा, वो जलाते नहीं हैं। तो वो 5000 ही बचे, और बाकी जो यहाँ की पूरी जनसंख्या थी सारी मार दी गई। किसने मार दी बोलो? ईरानियंस ने। तो ये भी कहा जा सकता है एक तरीके का कि क्रूसेड है, जो जहां जाता था सफाई कर देता था। ठीक है कि नहीं? कहने का मतलब है अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाते। तो मैं जब पर्शिया बोलूं, सिल्क रूट में अगर कहीं नाम पर्शिया का आ जाए तो यही है। प्रूसिया आ जाए तो जर्मनी समझना, पर्शिया आ जाए तो ईरान समझना। सही है? तो ये क्या हो गया बोलो? पर्शिया। इसे अभी भी गल्फ ऑफ पर्शिया कहते हैं, फारस की खाड़ी। चलो, तो ये लोगों ने अपना दिस रूट वाज, ये रूट कोई ऐसे डमी रूट नहीं था, वाज वाइब्रेंट। ये वाइब्रेंट रूट था फॉर एक्सचेंज ऑफ कल्चर। अभी तुमको अरविंद ने बताया नहीं कि 4500 साल तक ये बना रहा। एक्सचेंज ऑफ कल्चर, ट्रेड एंड रिलीजन। हमारे मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सिल्क रूट के बारे में नोट लिखो तो सभी तना है, लिख देना। आगे बढ़ो, एट डिस्टेंस प्लेसेस। तो ये जो तुमको अभी तक बताया ये 1.1 हो गया है। अब मैं 1.2 पे चल रहा हूँ। 1.3 तक तुम्हारा टोटल सिलेबस। 1.2 पे आओ। चलिए नाउ ये देखो, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था? हेडिंग दी होगी बुक में, प्री मॉडर्न रूट तो हमने देख ही लिया। नाउ व्हेन द पर्सन्स वर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस आइदर थ्रू कैमल, या किसी के थ्रू चलते थे, 15-15 दिन तक तो उसे पानी भी नहीं चाहिए होता है। When travelers move long distance, they carry, वो क्या कैरी करते थे बताओ? Food. So the food noodles from China when reached to Europe, it was called spaghetti. उसे क्या कहा गया? When noodle of China reached to Europe, it was called as, इसे
स्पेगेटी कहा गया। इसी तरीके से अब देखो कि जब पास्ता अरब से गया और ये यूरोप में गया तो इसे क्या कहा गया, सिसिली, और नहीं इसी के नाम पे कहो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज बन गया। तो पास्ता मूव्ड फ्रॉम अरब, ठीक है, टू ये दिस इज द गल्फ कंट्रीज, यही अरेबियन कंट्रीज है। इसी को अमेरिका मिडिल ईस्ट कहता है, हम इसे गल्फ कंट्रीज कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ ये गल्फ है। जब समुद्र अंदर अंदर तक घुस जाता है तो उसे गल्फ कहते हैं, और इस वजह से इन देशों को खाड़ी देश कहा जाता है, गल्फ कंट्रीज कहा जाता है। चलो, तो अब बताइए, पास्ता मूव्स फ्रॉम अरब टू यूरोप एंड इज टर्म्ड एज सिसिली। तो वहां पर इटली में पहुंचा। अगर तुम यहाँ पे ला पीनो का इटली का पिज्जा खा लो, मजा आ जाएगा सच में, उस फिर तुम्हें लगेगा नहीं और कहीं का भी पिज्जा इतना बढ़िया। इटली में ये सभी चीजें बहुत हाईली इवॉल्व, तभी तो राहुल गांधी जा रहे हैं एंड कॉल्ड सिसिली। उसको क्या कहा गया, सिसिली की स्पेलिंग देखना, ठीक है, and it is called, चलिए सिसिली की स्पेलिंग ठीक करो, CICL, ठीक है। तो फूड के बारे में तुम्हें पता चल गया। अब हम लोग कैसे ही देख रहे हैं, कल्चर पढ़ाया आगे। नाउ these whatever we take today like potato, soybean and ground nuts, maize, tomato, chili and sweet potato, actually these are not having Indian origin, ये इंडिया के हैं ही नहीं। हमने इन सभी चीज़ों को बाहर से पाया, जबकि इतना कॉमन है हमारे लिए पोटैटो। तो हम जरा देखें ये वास्तव में, क्या तुम उत्कर्ष से बता सकते हो पोटैटो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा? ये करेक्ट कह रहे हैं, ये रसिया किसी के आदमी तो बता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ, क्या बताया, जैसे इन्होंने बताया कि साउथ अमेरिका से ओरिजिन हुआ, उसके आगे की कहानी सुनिए। ये देखो, चलिए अब आप देखो, let us see what are the food items which have no origin in India. So that is potato, soya, groundnut, मेज, मक्का, ओके, टोमेटो। तो इनके ओरिजिन देखें, चिली एंड स्वीट पोटैटो। एज शकरकंद, नो ओरिजिन इन इंडिया, एज नो। अब आप देख लो, इसी के साथ साथ हिस्ट्री भी चल रही है। ऐसा नहीं कि खाने पीने की चीजें, सिल्क रूट से कितनी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो वास्तव में इसके मदद से हिस्ट्री समझ रहे हैं। नाउ इन अर्ली पीरियड वी वर नॉट फेमिलियर विद दिस, ठीक है। हम लोग सीरियल्स उगाते थे, अनाज उगाते थे, लेकिन इनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो ये सब कहाँ से आए? लेट अस सी। इट वाज that is the exchange of food items is attributed to Christopher Columbus. So their acknowledgement to us is attributed to Christopher। अब जरा देखो, रानी विक्टोरिया ने अपने 3 नाविक 3 सेलर्स भेजे। क्यों भेजे? समझो, वो अपनी माता पिता की 16वीं संतान थी और कितनी बड़ी बरतानिया हुकूमत की महारानी बनी।
और 17 साल तक तो उनको धूप भी नहीं दिखाई गई, इतना उन पे खतरा रहा। उनको कि कमरे में कैद करके रखा। जब वहाँ के राजा मरे तो वहाँ उनका कोई था ही नहीं, सब बीमारी से मर गए पूरे। 15 बच्चे भी मर गए, कोई बचा ही नहीं। और ये बिल्कुल उपेक्षित थी। इवन इनके फादर की भी डेथ हो गई थी। मरने के बाद तो लोग इन्हें वैसे कहते थे कि मनहूस की, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब फिर बाद में ये वो है, उसको कुछ कहते हैं ना, दैट इज किसी मूवी में पनौती। जरा देखते हैं, ये देखिए, दिस इज, ये देखो, दिस इज गल्फ ऑफ पनामा। ये तो तुम लोग जानते हो ना, इसके बीच में कैसे कनेक्ट होता है, गल्फ ऑफ पनामा है ना। अब ये देखिए, दिस इज यूरोप, ये इटली हो गया, और यहां से ये अफ्रीका हो गया। दिस इज मिडल ईस्ट, और यहां से दिस इज, ये निप्पन हो गया। निप्पन का मतलब सूर्योदय का देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब ये देखो, यहाँ की बात कर रहा हूं। सबसे पहले किसको भेजा उन्होंने, इसी रूट की बात आ गई, अमेरिको को। बोले जाओ अमेरिको, इंडिया का पता लगाओ, सुना है कि वहाँ वो सोने की चिड़िया कहा जाता है, जाओ लूटे उसको। तो सबसे पहले किसको भेजा, अमेरिको। अभी तक सी वॉयज शुरू ही नहीं हुआ था। और मैं बात कर रहा हूँ 1500 की, क्योंकि सिल्क रूट कब तक चला बताओ। अब कहानी आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस की ओर। तो 1500 में उन्होंने किसको भेजा, अमेरिको। तो सबसे पहले अमेरिको सीधा सीधा गया, यहाँ पहुंच गया। अब बोला यही इंडिया है। इसका नाम क्या है, वास्तव में इसने जिसे पता लगाया वहां आके बता दिया वो इंडिया है। और वहां सब रेड इंडियंस रहते हैं, जबकि वो वहां के मूल निवासी हैं। आज अमेरिका को अमेरिको के नाम से ही तो कहते हैं। समझ आई बात की नहीं। फिर इसके बाद जब वो वापस आ गया और उसने वहां की बातें बताई, तो फिर विक्टोरिया को डाउट हो, बोला वो तो नहीं हो सकता इंडिया। ऐसे वहां सोने की चिड़िया, ऐसे तुम दिखा रहे हो कि कबीले में वो घास फूस पहन के रहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन्होंने भेजा क्रिस्टोफर कोलंबस को, ठीक है। अब जरा देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। लेकिन यहाँ पर तुमको मालूम है कि वो एक सी में बहुत डेंजरस रूट है, जहाँ पर कोई भी है, बरमूडा ट्रायंगल। यहाँ जब गया तो उसने देखा ऐसी भयानक लहरें उठ रही, तुम YouTube में देख के डर जाओगे। बरमूडा ट्रायंगल, वो भाग गया वहाँ का, अब नहीं जाएंगे इसका। वो बड़ी मुश्किल से वापस निकल पाया। और लेकिन यहाँ तक जब इसने गया तो यहाँ देखा कि यहाँ के लोग बहुत आलू उगाते हैं। उसने एक नई चीज़ देखी, टेस्ट करके तो नई चीज़ है, ऐसे कई चीज़ें उसने देखी। उसने साउथ अमेरिका, तुम्हें मालूम है अमेज़न में कितना ज़्यादा रिच है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज और लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और वहाँ के लोग बहुत सारी चीज़ें इतनी न्यूट्रिशियस उगाते थे। ये सब उसने जानकारी हासिल कर ली, और वो यहाँ भी देख के आ गया, बोला नहीं महारानी, वो इंडिया है ही नहीं, ठीक है। तो कोलंबस ने फिर भी बहुत सारी चीज़ें पता लगाई ना। वो सारी चीज़ें उसने यूरोप को बता दी। क्या बताई बोलो? पोटैटो, यहाँ पर इसने पोटैटो देखा, और कहाँ किसको बता दिया, यूरोप पे। यूरोप में लोगों को तो फिर उनको एक नई चीज़ खाने को मिल गई। बोले ये हम वहाँ से क्यों मंगाएंगे सब खाने पीने की चीज़ें, हमको तो पोटैटो मिल गया। पोटैटो से सब उन्होंने चीज़ें बनाने लगी। और उनके खाने में आप मुख्यतः देखोगे पोटैटो ही है हर चीज़ में। उन्होंने पोटैटो खाना शुरू कर लिया। यहाँ एक आयरलैंड है, ये क्या है, आयरलैंड को तो जैसे दबा हुआ खजाना मिल गया। उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो, पोटैटो उगाओ। समझ आ गई बात? तो आयरलैंड ने क्या उगाना शुरू कर दिया, पोटैटो उगाते थे, मजे से खाते थे। आयरलैंड आज इंग्लैंड का हिस्सा है। लेकिन एक ऐसी साल आई कि पोटैटो की फसल ही खराब हो गई। अब उनके पास कुछ खाने को बचा तो 80% आयरलैंड के लोग, यानी 10 लाख लोग, बोलो बात समझ आ गई? अब यहां तक की तो कहानी तुमको समझ आ गई ना। तो हम क्या कह सकते हैं बताइए? इट इज, तो पहला अमेरिको था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था? तो जो तीसरा नाविक था वो भारत पहुंच पाया। तो दूसरा था क्रिस्टोफर
कोलंबस ने भी बहुत सारी समुद्री यात्राएं की, लेकिन वो बरमूडा ट्रायंगल का पता लगा पाया, फिर यहाँ से लौट आया। यही है बरमूडा का। यहाँ बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, ठीक है, बिटवीन अंटार्कटिका एंड द साउथ अमेरिका के बीच का ये, इट इज वाइब्रेंट सी, बहुत ऊंची ऊंची, पता ही ना चले तुम्हारा जहाज। इवन ये लपेट लेता है ऊपर से जो जहाज आते हैं बरमूडा ट्रायंगल, वो भी चले जाते हैं। सही है, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास वहां काम ही नहीं करती है। चलो, तो तीसरा कहाँ भेजा बोलो? तो वो पहले यहाँ पहुंचा, उसने सोचा यही इंडिया, फिर बोला नहीं नहीं, महारानी ने बोला वहां तो सोने की चिड़िया, फिर और वहां से हटा, फिर यहाँ कालीकट पहुंच गया, है ना। तो ये कालीकट के तट पे पहुंच गया, दैट इज केरला के आसपास कहीं पर है, उसी को वास्को डी गामा कहा गया। तो इंडिया की खोज किसने की? तो ना क्या, तो 3 नाविक के नाम समझ में आ गए? कोई पूछा जाएगा बता लोगे? चलो आगे की बात। However, let us come to Christopher Columbus. चलिए, so now ये देखो, ये कहा जाता है कि इन 16th century क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी इतना इसका नाम था कि आज भी वहां के एक जगह को कोलंबिया कहते हैं, इतना सम्मान, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका। हाउएवर इट्स नेम वाज गिवन टू दैट द, उसके जो पहले वाले के एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अमेरिका। तो फिर इसने क्या किया? ही स्टडीड, ही वॉज ए फेमस एक्सप्लोरर। वो एक्सप्लोर करता था चीजों को, एक्सप्लोरर, और दैट इज स्किलफुल, वो नेविगेटर, अच्छी जानकारी, स्किल्ड नेविगेटर। एंड ब्रेव सेलर, बहादुरी भी तो चाहिए ना। बरमूडा में चला गया, वहां से आ गया और कोई आ नहीं पाया, पूछे कौन आया, एक ही व्यक्ति जो बच के आया, तो क्रिस्टोफर ही आ पाया। एंड ब्रेव सेलर, उसने क्या किया? ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, विच वाज कल्टिवेटेड इन साउथ अमेरिका। ही स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन साउथ अमेरिका। अब देखो, एंड एक्नॉलेज्ड इट टू यूरोपियंस एंड gave its knowledge to European. पहले ऐसा ही तो होता था। वो तुम लोगों ने इसमें मूवी देखोगे, ये लीजिए टोकरी खोल के अमेरूट, ये व्हाट इज अमेरूट, उसने खाया सुल्तान, वाओ अमेरूट, गिव हिम 1 बैलगाड़ी सोना, अमेरूट, अमरूद पे ही बैलगाड़ी सोना दे रहा है। और आजकल यहाँ 20 रुपए किलो कोई खरीद ही नहीं रहा, और उसने इतना पैसा दिया। ऐसे होता था, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, नया फल देते थे, कोई कुछ देता था। अब देखिए, इससे क्या हुआ बताइए? यूरोपियन वन नाउ फैमिलियर with potato. It was a good food option. Now they have started. They found it a better alternative, yeah, option of any other crop.
सबसे अच्छा बनेगा। सो दे फाउंड इट अ बेटर अल्टरनेटिव। क्यों बेटर अल्टरनेटिव है? ठीक है, ऑफ अदर क्रॉप कैटेगरीज, क्योंकि उनके यहाँ फ्रॉस्ट हो जाता है। ऐसे उगाएंगे गेहूं तो उस पर पाला मार जाएगा। ये तो जमीन के अंदर है, बाढ़ हो चाहे बारिश, जमीन के अंदर पोटैटो सुरक्षित, इससे अच्छा क्या? सो ठीक है, बेटर अल्टरनेटिव ऑफ फूड आइटम, इसलिए इन्होंने आना शुरू कर दिया। नाउ अब देखिए, सो यूरोपियन पीपल नाउ बिकेम हाईली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। ये 1600 की बात है, वैसे 16th सेंचुरी का मतलब है 1500 से शुरू हो गई 16th सेंचुरी। सो यूरोपियन पीपल वर, तुम बहुत बात कर रही ताशी, आते ही बात करने लगी और 1.5 घंटे बात नहीं हो क्या? वर नाउ, ठीक है, वर नाउ कल टेस्ट पे नहीं आई थी। अच्छा, रावण जगह नहीं। नाउ वर नाउ हाईली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। इवन आयरलैंड नाउ दिस इज द कंट्री इन यूरोप, पहले तो वही था, बाद में फिर वो यूनिफिकेशन हो गया इंग्लैंड के साथ। आयरलैंड बिकेम टोटली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। उसने बोला सब फसलें बंद करो, पोटैटो ही हुआ। आयरलैंड सबसे ऊपर में यहाँ है आयरलैंड। आयरलैंड नाउ बिकेम टोटली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो। वो तो बटाटा ही खाने लग गया, पोटैटो को ही खाने लग गया। नाउ बट पोटैटो क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम डिसीज। तो बट एट सर्टेन ईयर potato crop destroyed due to some disease, and this caused killing of 10 लाख लोग आयरलैंड के, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं खाने को। ये मिड 1840 की बात है, दैट इज 1840 के बीच में। मेरे कहने का मतलब है जून में, मिड जून जुलाई में। एंड इसको क्या कहा जा सकता है कि ड्यू टू दिस, ठीक है, देखो ड्यू टू दिस, और फिर उसके बाद वहां सही फसल नहीं हो पा रही, जो 1845 to 1849 there were 10 lakhs people killed in Ireland, and this terms as Great Potato Famine। 10 lakh या 1 million भी कह सकते हो people killed in Ireland। It is called, कल एक दिन और SST की क्लास लेंगे, तो फिर हम लोग फिर उसके बाद आपका कार्बन एंड कंपाउंड एंड सरफेस एरिया, 2 चैप्टर इनके में और आ रहा है। KV1 के 3 बच्चे, तो इनका भी कवर कराना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ग्रेट आयरिश फेमाइन, ग्रेट आयरिश फेमाइन या फिर पोटैटो फेमाइन। बात नहीं करो, उसको नोट करो, तुम नोट नहीं कर रहे हो लग रहा है ऊपर। ये तुम अपनी एकेडमी में चला देना ये सब नोट्स। चलो नाउ अब आगे देखो,
नाउ यूरोपियन डिस्कवर्ड एशिया एंड अमेरिका थ्रू सी रूट्स इन 16th सेंचुरी। ये यूरोपियन ने तो क्या था ना, उन्होंने अमेरिका का भी सी रूट देख लिया था। अब आप देखो 1789 में लुई 16 था, जब सी रूट देखा तो इनको 100 साल के अंदर उस पर कब्जा कर लिया, 13 कॉलोनी बना अपनी बना ली थी, नहीं 13 कॉलोनी। उसको लुई 16 ने फिर 1789 में आज़ाद कराया था। तो वही चीज़ है, क्या कहना है, यूरोपियंस नाउ हैड डिस्कवर्ड अमेरिका एंड एशिया थ्रू सी रूट। बोलो बात समझ आ गई? एशिया वो कब कहाँ से पहुंच सकते थे? क्या सी के जरिए? भारत एशिया का ही तो हिस्सा है। तो यूरोपियंस नाउ explored America and Asia through sea routes। तो उन्होंने सी रूट से इसे पता कर लिया था। अब देखिए, नाउ ट्रेड्स, ऐसा उन्होंने कब किया था बताओ? ट्रेड बिकेम इजियर थ्रू सी रूट्स, इट वाज चीपर एंड लेस रिस्की। सी में अभी हूती विद्रोही हैं, वो चाहते हैं, समुद्री लुटेरे बहुत हैं। तुम्हारे अगर शिप में कुछ ऐसा नहीं है ना प्रोटेक्शन सिस्टम, वो तुम्हारा सब जहाजी लूट लेंगे, सब ले जाएंगे। उनके पास छोटी छोटी, उसी में उनका काम चलता है, और एक दो नहीं है, ये लाखों की संख्या में समुद्री लुटेरे। बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम चाहिए। और हूती तो ऐसे ही देखते हैं, कई देशों के खिलाफ है। वो हमने बताया ना, जो शिया विद्रोही, वो देखते हैं अगर सुन्नी है या कोई, वो छयों को टारगेट करते हैं, बहुत बदमाश है। दैट इज वो क्रिश्चियन, वो देखेंगे शिया नहीं हो तो मरे। वो कहते हैं ना, अब उठो सिया श्रृंगार करो, लो धनुष राम ने तोड़ा। तो सिया बनना पड़ेगा। अब सिया श्रृंगार करें, नहीं तो धनुष तोड़ दें। पता कैसे चलता है? हाँ, वो झंडे से पता लगा लेंगे, आगे पता लगा लेंगे, वो सब कुछ कर लेते भाई। पजामा उतारो, सुनना तो फितना कहाँ है, काटो, मार काट का खेल है सब, हर चीज वहां हो रही। तुम्हारा जहाज कितने जहाज हो गए, रोज तो न्यूज में आता है, तुम लोग भी सुनते ही होंगे। आगे सुनो। तो फिर क्या बताया, यूरोपियंस नाउ, अब मेरी मुख्य कहने की बात है, उस समय थोड़ी थे विद्रोही या समुद्री लुटेरे थोड़ी थे। सी रूट्स आर नाउ चीपर, इजियर एंड टेक लेस टाइम देन द सिल्क रूट। मेरा कहने का मतलब है, तुम जब 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तुमको मालूम है कि 6 महीने पहले वहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिटेल हो जाता था, फिर वो 6 महीने चल के आता था, तब इंडिया पहुंचता था। और जब ये स्वेज कैनाल बन गए इनके बीच की, ये वाली यहाँ पर, ये तो मैंने इतना ज्यादा बना दिया, ऐसा नहीं है, ये ऐसे है ना, यहाँ पे बना, ये स्वेज कैनाल है, फिर ये 3 हफ्ते में आने लग गया। तो बोला अब 3 हफ्ते पहले ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस राय डिटेल हो। तो जब तुम 1900 की हिस्ट्री पढ़ोगी ब्रिटिश इंडिया, तो 3 हफ्ते पहले डिटेल होते थे, और जब 1857 की पढ़ोगी तो 6 महीने पहले। ये सब 9th पढ़ चुके, पूरा ब्रिटिश ही की तो हिस्ट्री है, तो 6 महीने लगता है। बोलो बात समझ आ गई? फिर भी नाउ सी रूट्स वर इजियर, चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। 6 महीने भी को वो कम मान रहे हैं, कह रहे 6 ही महीने तो लग रहे हैं। नाउ सी रूट्स वर सेफर भी है। समझ लो, यहाँ जो ये पूरा सिल्क रूट था ना, यहाँ भी कई लुटेरे बैठे रहते थे तलवार अलवार लेके, उनको पैसा दो तब जाने देते। ऐसे आसान थोड़ी था, तो लेकिन सी रूट आसान हो गया। सी रूट्स वर सेफर, इजियर, चीपर, एक और बोलो उत्तर, सेफर, इजियर, चीपर एंड टाइम। ये अच्छा बताते हैं, टाइम एफिशिएंट। यूरोपियन हो क्या? अगला देखो। नाउ एट दैट टाइम इट वाज 16th सेंचुरी थी, तो क्या हो गया बताइए? द यूरोपियन
countries there was a population explosion taking place. बहुत सारी population थी, so they wanted to set up their colonies in Asia as well as America. ये यहाँ पर यहाँ से आगे चाइना में क्यों नहीं बढ़ पाए? बढ़ जाते, चाइना ना कब्जा कर लेते, बहुत क्यों नहीं हो पाया? ये ठीक है। अहोम जो कितना टेक्निकल है वो, उन्होंने बोला ये जो असम है ना, असम की जो जनजाति थी, कबीले लोगों ने उन्होंने ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए, बढ़ने ही नहीं दिया। जितने छक्के थे सब छूट गए। ये मुहावरा है, मैं मुहावरे के तौर पर सो अहोम से फिर इन्होंने दे क्विट द आइडिया ऑफ विनिंग चाइना एंड रशिया, नहीं तो यहाँ से जीत ही लेते। समझ आया? ये चीज तुमने 7th में पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? 7th में। तुमने जनजातियां पढ़ी ना 7th में, अभी भी याद हो, क्योंकि ज्यादा पिछली बात नहीं, 3 साल पहली बात है। वहाँ एक जनजातियों का चैप्टर था हिस्ट्री, उसमें एक अहोम भी थी, भील, वो सब थी कि नहीं? तो अहोम ने इन्हें रोक लिया, नहीं तो आगे ही बढ़ जाते। तो मेरा कहने का मतलब है इट इज टाइम एफिशिएंट, जैसा इन्होंने बोल दिया। Now they wanted to set up colonies in America as well as Asia. Set up colonies in America as well as Asia. 2 जगह इन्होंने फिर अपना आगे बढ़े। देखिए, at that time America was rich in terms of crop and precious metals. वहां पर precious metal भी बहुत थे, ठीक है? देखो, वहां पर एक जगह है एल डोराडो, वहां हर चीज सोने की बनी, वहां की सभ्यता सोने में ही विकसित हुई है। उसी एल डोराडो में पहले माया सभ्यता थी, मायन सिविलाइजेशन। उन लोगों को बहुत कुछ पता था, स्पेस क्राफ्ट, स्पेसशिप जो हम लोग जानते हैं अभी भी, सब लोग आप लोग पढ़ते हो क्यूरियोसिटी से, बहुत अच्छी सभ्यता थी, लेकिन विलुप्त हो गई। वही एल डोराडो है। तो कहने का मतलब है सारी क्रॉप्स इन्होंने साउथ अमेरिका से पाई, सिल्वर की खाने और गोल्ड एल डोराडो। अगर कोई नाम पूछे तो वहां पे सब चीज कहाँ सोने की है, दैट इज एल डोराडो। लिखो इस चीज को, अमेरिका वॉज वेरी रिच। सो इन 16th सेंचुरी, अभी तो बहुत सारे देश हैं अमेरिका के, सब गरीब हैं। यूएसए, जो यूएसए के साथ आ गए, वही देश जो है सफल हुए। 16 देश आए थे, सब मजे का, ठीक है ना? कम टुगेदर, फेडरलिज्म साथ में आ गए, कमिंग टुगेदर, ठीक है? और हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आ गए, वो कमिंग टुगेदर है, मजे करते हैं। चलो वो सब तो सिविक्स में देख लेंगे, लेकिन यहाँ देखो, इन 16th सेंचुरी अमेरिका वाज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट इज प्रेशियस मेटल। was very rich in terms of, अभी मैंने आपको बताया साउथ अमेरिका से सब अच्छी फसलें, सोयाबीन, मेज, आलू, है ना? और ये टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, क्रॉप्स एंड प्रेशियस मेटल। बहुत सारे इनके चार, एक और था चार्ल्स डार्विन, ये सब विक्टोरिया बड़े बड़े सेलर भेजा करती थी। एक एक के साथ 3-3 नेवल अफसर भेजे जाते थे, बहुत सारे नेवी के सिपाही भेजे जाते थे। वो जाता था क्रिस्टोफर, ये चार्ल्स डार्विन मालूम है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तुम्हें बोला है, योग्यता की उत्तरजीविता। वो जगह जाके सब कछुए देखता था, कहाँ के टॉर्टोइस का कैसा कलर है, कैसा क्या है, और वहाँ का नेचर कैसा, फिर कैमोफ्लेज कैसा है, वो कैमोफ्लेज से कछुओं को देख रहा था। तो कछुए लोगों में गजब की एडाप्टेशन कैपेबिलिटी होती है, तो तभी उसने वो बुक लिखी, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती। उस बुक को पढ़ के हिटलर मोटिवेट हो गया ना। तो इतनी बात हो गई
आगे देखो, अब इसी कहानी को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे, कल ही एसएसटी करेंगे।